हेलो फ्रेंड्स, सिंह जीएस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के एक पोएम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है और चलिए समझते हैं क्या खास बात है इस पोएम में और कवि क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से। दोस्तों, फायर एंड आइस जो वर्ड है, फायर का मतलब हमारा आग से है और आइस का मतलब बर्फ से होता है साधारण अर्थों में। पर कविताएं अधिकतर साधारण अर्थों के लिए नहीं जानी जाती, उनके कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं, अलग अलग मीन निकालने होते हैं कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ इसका क्या मतलब है, वर्ड्स में क्या कहना चाह रहा है और रियल मीनिंग इसकी क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि फायर एंड आइस जो हमारी कविता है इसमें उसका मतलब क्या है, फायर का मतलब किस सेंस में और आइस का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, फिर हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। फायर का मतलब आग जो है वो शाब्दिक अर्थों में होती है, पर कविता में, इस कविता में फायर का जो अर्थ है वो हमारी डिजायर से लिया गया है, हमारे पैशन से लिया गया है। किसी काम के प्रति हमारे जुनून, हमारी लालच, हमारी इच्छाओं, इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब चीज़ों को यहाँ पर फायर से दिखाया गया है। अब जब ये चीज़ें आती हैं तो फायर चूंकि एक विनाशकारी चीज़ होती है, आग से विनाश होता है और आग से कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं लेकिन वो लिमिट में होती हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो लोगों की डिजायर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो वह जो डिजायर्स है वो एक आग का रूप ले चुकी है। लोग बोलते नहीं साधारण शब्दों में कि इसके अंदर जलन की बहुत आग है, इसके अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष, जेलसी बहुत है इसके अंदर, ऐसी बातें बोली जाती हैं सोसाइटी में भी। तो उस आग का मतलब बर्निंग डिजायर्स, हैविंग सम बर्निंग डिजायर्स, कुछ ऐसी इच्छाएं रखना जो हमें क्या करती हूँ, उद्वेलित करती हूँ, काफ़ी हमारे अंदर जुनून पैदा करती हूँ, उसे यहाँ पर फायर के रूप में लिखा गया है। कवि यहाँ पर फायर का मतलब इस रूप में दर्शाना चाहते हैं हमारे डिजायर्स के लिए और हमारी इच्छाओं के बारे में। डिजायर का मतलब डिजायर, पैशन, इन सब चीज़ों से यहाँ पर लिया गया है। अब दूसरा वर्ड हमारा है वो है आइस। आइस का क्या मतलब होता है दोस्तों? आइस की एक टेंडेंसी होती है, अगर आप ध्यान देंगे आपने नोटिस की होगी कि बचपन में जब हम लोग बर्फ की छोटी छोटी क्यूब्स को हाथ में बंद करते थे, हाथ में पकड़ते थे, अपने हथेली में रख के बंद करते थे, तो थोड़ी समय के बाद हम फील करते थे कि हमारा हाथ जिस हिस्से में हमने ज़्यादा देर तक उसे पकड़ा था वो हिस्सा सुन्न हो जाता था कुछ समय के लिए, जिससे वहाँ पे अगर हम स्क्रैच करें या फिर ऐसे नोचने की कोशिश करें उसे तो फील नहीं होता था। बर्फ का एक गुण है कि उस हिस्से को क्या कर देती है, थोड़े समय के लिए उसकी सेंसिटिविटी को समाप्त कर देती है, उसे शून्य कर देती है। तो इसका जो मतलब है अगर हम व्यवहारिक रूप से निकालें तो किसी चीज़ का बर्फ से तुलना करने का मतलब है कि आप उस चीज़ के प्रति बिल्कुल निष्क्रिय हैं, आपके मन में उस चीज़ को लेकर के कोई इमोशन नहीं है। सेल्फिश बिहेवियर का होना इत्यादि चीज़ों का मतलब यहाँ आइस से लिया गया है। सेल्फिश बिहेवियर मतलब बस हम अपना सोचें, हमारे आसपास कोई तकलीफ में हो, हमें उससे कोई फर्क ना पड़ता हो, मतलब हम इतने निष्क्रिय हो जाएं या इतने असंवेदनशील हो जाएं कि हमें दूसरे की समस्याओं से कोई फर्क ना पड़ता हो। तो यहाँ पे इसका सेंस आइस के रूप में है कि आपकी सेंसिटिविटी एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, जो आप एक दूसरे के प्रति उदार हो सकते थे, आपके मन में दया हो सकती थी, वो सारी चीज़ों का समाप्त हो जाना यहाँ पर इस्तेमाल किया गया आइस के सिंबल के रूप में। आइस को सिंबलाइज किया गया है इन सब फीलिंग्स के रूप में कि हमारे मन में किसी के प्रति फीलिंग्स ना रह जाए, दया ना हो, हम एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हों, इत्यादि बातों को आइस के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, आइस का उदाहरण लेकर के दिखाया गया। तो चलिए अब हम अपनी कविता को, अपनी पोएम को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कवि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बातें लिखी हैं इस पोएम में। विशेष जो चीज़ें थी, फायर एंड आइस, हमने टाइटल को समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्टेंजा इसकी है कि सम सेज दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो दुनिया है यह आग की लपटों में समाप्त हो जाएगी। सम सेज इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह बर्फ से समाप्त होगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। पहली लाइन है दोस्तों कि some said the world will end in fire। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग की लपटों में समाप्त होगी। तो आग का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि आग की लपटों में समाप्त होगी, इसका मतलब लोगों के मन में इतनी डिजायर्स बढ़ रही हैं कि वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि लोग एक दूसरे से इस लेवल पर नफरत कर रहे होंगे कि वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ उनकी रहने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। उसके फलस्वरूप सोसाइटीज़ में कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, वॉर्स की स्थिति आएगी। हम जानते भी हैं कि करंट टाइम में कई कंट्रीज़ के बीच में हम युद्धों का सुनते हैं, बॉर्डर्स पे इशूज सुनते हैं, देश में वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर भी हो चुके हैं। हम जानते हैं कि जापान के साथ क्या हुआ, किस वजह से, डिजायर्स की वजह से, कंट्रीज़ की डिजायर
क्या कि हमें क्या करना है, दूसरे के लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्युपाई करना है, उनके क्षेत्रों को कब्जा करना है। ये किसी न किसी डिजायर के वजह से ही हुआ है। हिटलर हमारे सबसे प्रमुख माने जाते हैं, उसमें उनकी डिजायर थी कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पे ही अपना प्रभाव बना लिया जाए। तो उनकी डिजायर की वजह से क्या हुआ, नफरत फैली, हेट फैला, जिसकी वजह से पूरी जो यूरोप थी, पूरा यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट था, वो उस समय फायर की चपेट में आ गया। फायर का मतलब आग से। जो युद्ध लड़े गए, जो हमारी इच्छाओं की वजह से शुरू हुए थे, उसने उस पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया, संकटों में डाल दिया, लाखों लोगों की जानें चली गई। जो परमाणु बम गिराए गए, उससे कई लोगों की जान चली गई। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि यह दुनिया आग से समाप्त होगी। आग से मतलब लोगों की बढ़ रही इच्छाओं से और एक दूसरे के प्रति जलन से। सम सेज इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि ये बर्फ से समाप्त होगी। बर्फ का मतलब असंवेदनशीलता से है। मतलब कवि कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त होगी, एक दूसरे की जलन घृणा की भावना से समाप्त हो जाएगी, हमारे डिजायर्स की वजह से, हमारे पैशन की वजह से समाप्त हो जाएगी। और ये भी मानते हैं कि कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि दुनिया असंवेदनशीलता से समाप्त हो जाएगी, इनसेंसिटिव बिहेवियर की वजह से समाप्त हो जाएगी। आगे देखें, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैं डिजायर्स के बारे में जानता हूँ, जैसा लोगों की इच्छाओं पर मैं ध्यान देता हूँ, इच्छाओं के बारे में लोगों का सोचता हूँ, उसे फील करता हूँ, तो मुझे लगता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मेरे हिसाब से मैं उन्हें समर्थन दूं जो ये मानते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। मतलब कभी जब लोगों की बढ़ते हुए डिजायर्स को, उनकी इच्छाओं को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई इतनी जुनून है लोगों में आगे बढ़ने की, वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई हम हमारे किए गए कार्य से किसी का अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो बस आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल हैं। कई देश इसमें शामिल हैं, परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो कभी भी कहता है कि हाँ भाई सही है, मुझे भी लग रहा है कि दुनिया आग से ही समाप्त होगी। ये रहा हमारा पहला स्टेंजा। एक बार और फट से देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग से समाप्त होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया बर्फ से समाप्त होगी। जब मैं लोगों की इच्छाओं के बारे में देखता हूं तो मैं पर्सनली खुद ऐसा मानता हूं, या फिर मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो ये मानते हैं कि दुनिया आग से समाप्त होगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पर अगर इसे 2 बार समाप्त करना हो, मतलब क्या कि अगर दुनिया 2 बार समाप्त हुई, अगर दूसरी बार भी दुनिया समाप्त हुई, तो वह जो रीजन होगा वह क्या होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि हेट इस लेवल पे बढ़ चुका होगा, मतलब हेट की इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, हेट इतना ज़्यादा फैल चुका होगा, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो मैं ये कहूँगा कि आइस से होने वाली तबाही भी बहुत बड़े पैमाने पे होगी। कहने का मतलब है कि अगर दुनिया 2 बार समाप्त हुई, अगर दूसरी बार दुनिया समाप्त हुई, तो इस लेवल पे उस समय तक नफरत बढ़ चुकी होगी कि मुझे लगता है कि आइस भी इस काम को करने के लिए पर्याप्त होगी। मतलब दुनिया तब बर्फ से समाप्त हो जाएगी। एंड विल सफिश, और सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और दुनिया का अंत हो जाएगा। कवि कहते हैं कि अगर दूसरी बार दुनिया समाप्त हुई तो लोगों के अंदर इस लेवल तक असंवेदनशीलता बढ़ गई होगी कि निश्चित तौर पे दुनिया एक दूसरे का ख्याल न करने की वजह से, सिर्फ जलने से, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखने से, मन में किसी के प्रति स्नेह न रखने से, उदारता न रखने से, हमारी जो खूबसूरत दुनिया है दूसरी बार इस असंवेदनशीलता का शिकार हो जाएगी और पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारी पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। पोएटिक डिवाइसेस वो होती हैं जो लिखने के समय कवि द्वारा यूज की गई होती हैं पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए, पोएम को प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इस पोएम में यूज हुई हैं। पहले स्टेंजा में अगर हम देखें तो एक वर्ड आया है सम से, और दूसरे लाइन में भी क्या है, सम से। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जब एक ही अल्फ़ाबेट एक ही पोएम में लगातार 1 से 2 बार आ जाए तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जब एक ही लेटर कई बार आया हो लाइन से तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। और दूसरा हमारा पोएटिक जो डिवाइस है वो ये है कि हम पहले पैसेज में देखें तो सिर्फ बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है। पोएम हमारी लाइन से बढ़ती चली जाती है, सिर्फ फुल स्टॉप आया है। तो वो जो हमारा पोएटिक डिवाइस होता है उसे हम एन्जाम्बमेंट बोलते हैं। जब क्या किया गया हो, लाइन से हमारी कविता लिख दी गई हो, पोएम लिख दी गई हो और पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग बेहद कम हुआ हो, तो वहाँ पे हमारा एन्जाम्बमेंट होता है। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे सबसे प्रमुख हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। आपको अभी मैंने बताया कि इस कविता में जो फायर एंड आइस 2 वर्ड आए हैं, ये सीधे सीधे इनको उनके वास्तविक रूप में न लेकर के इनको पर्सोनिफाई करके गुणों के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि अब ये सिर्फ आग, फायर, वो जो हमारे घरों में यूज होती है, फिर हम अपने काम में जो आग जलाते हैं, उसका यहाँ सेंस नहीं है।
यहाँ पे जो फायर है उसका मतलब मनुष्यों के नेचर से लिया गया, उनके गुणों से लिया गया है कि वो कैसा सोचते हैं या उनकी क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पे और आइस का है, आइस का मतलब भी सिर्फ बर्फ से नहीं है, एक आइस क्यूब से नहीं है उसका मतलब। इस आइस का मतलब लोगों के मन में फैली हुई असंवेदनशीलता से है। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो इस पोएम में बेसिकली यूज किया गया है। तो लास्ट जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है एनाफोरा, जिसमें क्या होता है कि दो लाइंस में एक ही वर्ड समान रूप से रिपीट कर दिए जाते हैं। जैसे कि पहली पंक्ति में हमें देख रहे हैं कि सम सेज लिखा है और ठीक दूसरे में भी सम सेज वही वर्ड्स फिर से रिपीट किए गए हैं। तो वहाँ पे जो हमारा पोएटिक डिवाइस होगा वो है एनाफोरा। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरी समरी देख ली, पोएम का मतलब समझ लिया और कुछ पोएटिक डिवाइसेज जो इसमें यूज हुई थी वो भी देख लिया, और ये हमारा लेसन अब समाप्त होता है। ये हमारी पोएम खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो।